आज हम फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट 20 पार्टिकल फिजिक्स के एमसीक्यू सोल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है व्हिच ऑफ द फंडामेंटल कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन प्रोटॉन इन न्यूट्रॉन रिमेन कांस्टेंट इन द क्लोज सिस्टम। तो होता है इसका होता है न्यूक्लियन, इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू 2 है द चार्ज कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन इन ऑल फिजिकल प्रोसेस द टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर मस्ट बी। तो मस्ट बी क्या होता है, ये बिकम टू जीरो, बिकम टू न्यूट्रल। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू 3 है न्यूट्रॉन एक्सचेंज इन न्यूक्लियर रिएक्शन इफ न्यूक्लियस इमिट अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियर व्हाट विल बी टू द न्यूक्लियर नंबर ऑफ ओरिजिनल मास। कह रहा है कि अगर अल्फा पार्टिकल कह रहा है तो ओरिजिनल मास न्यूक्लियर नंबर क्या होता है, तो डिक्रीज होता है 2 टाइम। इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। और है चार्ज एक्सचेंज ड्यूरिंग द बीटा माइनस डिके न्यूट्रॉन इज ट्रांसमिटेड इनटू द प्रोटॉन द इलेक्ट्रॉन बीटा डिके पार्टिकल प्रोसेस व्हाट विल बी द टोटल चार्ज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो टोटल चार्ज क्या होती है, तो रिमेन सेम होती है, क्योंकि यहाँ पे टोटल चार्ज देखी जाए तो न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है, जो है सी इज करेक्ट, यानी रिमेन सेम रहेगा। 5 सॉल्व करते हैं। पॉजिट्रॉन इन आवर एटमॉस्फेयर कैन बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द न्यूट्रल प्रोसेस ऑफ, तो होता है लाइटिंग के थ्रू, यानी लाइटिंग के थ्रू प्रोसेस होता है। इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। 6 है विच टाइप ऑफ कैरियर पार्टिकल हैज डेट डू नॉट फाउंड येट, तो कौन सा पार्टिकल अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, वो होता है ग्रेविटॉन, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड 7 व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोन इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड पार्शली टू एंटी क्वार्क्स, तो एंटी क्वार्क्स किसके अंदर होता है, मेसॉन के अंदर। इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। एंड एनालिसिस व्हिच ऑफ द पार्टिकल रिजल्ट इनटू द रिसर्च ऑफ हग्स बोसॉन, तो हग्स बोसॉन किस रिसर्च के थ्रू हमें मिलता है, तो ये होता है इसका ऑप्शन जो है ए डब्ल्यू और जी बोसॉन के थ्रू, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर जो है 9 है विच डिवाइस यूज फॉर द प्रोटॉन डिके, प्रोटॉन डिके के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है, इसका होता है वो सुपर कॉमेंडो, इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 10 है इलेक्ट्रॉन नंबर फॉर डेल्टा पार्टिकल, तो डेल्टा पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर होता है 0, इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। तो 11 है विच पार्टिकल हैज़ अ बेरियन नंबर +1, तो उनके लिए कौन सा नंबर बेरियन +1 होता है ओमेगा के लिए, इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। एंड 12 विच पार्टिकल हैज़ अ कलर प्रॉपर्टीज़, तो कलर प्रॉपर्टीज़ कौन से पार्टिकल के लिए होती है, बेरियन नंबर के लिए, तो बेरियन यहाँ पे प्रोटॉन है, इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। क्लास फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 14 पार्टिकल फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल सा यूरिन 238 न्यूक्लियस अंडरगोज अल्फा पार्टिकल इमिटिंग अल्फा पार्टिकल डिके इमिटिंग इन अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियर विद मास 0.4.0051 atomic mass unit u. Calculate the energy release in this alpha decay process. The speed of light is approximate, जो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास मिली हुई है, उसके बाद जो मिला हुआ है जो एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास मिला हुआ है 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर मीटर 1 की डेटा लिखें। तो सबसे पहले हमारे पास यूरेनियम जो हमारे पास जो मिला हुआ है यूरेन 238 मिला हुआ है, मास ऑफ हीलियम मिला हुआ है, उसके बाद जो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो हमारे पास मिला हुआ है। और हमें ये क्या कह रहा है कि अगर अल्फा पार्टिकल डिके होता है तो यूरेनियम 238 डिके होता है एक थेरियम एलिमेंट में, दूसरा हीलियम में निकला है, यानी अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ से इस रिएक्शन के बाद जो होता है एनर्जी कितनी रिलीज होती है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो रुकार क्या है हमारे पास एनर्जी, फार्मूला क्या लिखेगा, टू MC²। ठीक है, फार्मूला ये लिखेगा। तो सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो मास ऑफ यूरेनियम लिखा हुआ है इसको एटॉमिक मास यूनिट में लिखें तो उसको कुछ इस तरह से होता है, और मास ऑफ थेरियम जो होता है उसको एटॉमिक मास यूनिट में लिखे तो कुछ इस तरह से होता है। जो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट में लिखे तो 234 0.4363 में मिला हुआ है। उसके बाद मास ऑफ अल्फा पार्टिकल या मास ऑफ हीलियम एटॉमिक मास यूनिट के अंदर डेटा के अंदर मिला हुआ है। तो होता क्या है, सबसे पहले हमें जो है एनर्जी मालूम करनी है, तो एनर्जी मालूम करने से पहले हमें मास डिफेक्ट मालूम करना पड़ेगा, यानी डेल्टा एम। तो डेल्टा एम किस तरह से मालूम करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है कि डेल्टा एम यानी टोटल मास डिफेक्ट कितना होता है, उसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ यूरेनियम से माइनस कर देंगे मास ऑफ थेरियम प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको माइनस कर देंगे तो हमारी इक्वेशन मिल जाएगी। तो इनको अगर हम करें सिंप्लीफाई तो यहाँ से कि मास ऑफ यूरेनियम हमारा मिला हुआ है, फार्मूला का माइनस सेम का सेम ब्रैकेट और मास ऑफ थ्योरम का हमने लिखा और प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का लिखा। कर लेते हैं कि 238.05078 माइनस, फिर करते हैं ब्रैकेट ओवर, फिर क्या है 234.0.04363 प्लस कर लेते हैं इसमें
मास ऑफ हीलियम 4.00515 और ब्रैकेट ओवर तो हम कर लेते हैं। तो हमारे पास मास डिफेक्ट कितना आ जाता है 0.00564। तो इसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 0.000564। ठीक है, तो हमारे पास मास डिफेक्ट आ गया यू के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यही इक्वेशन यही मास डिफेक्ट अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी डिफेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अंदर क्या करेंगे, मास डिफेक्ट और मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी जो मिलेगी जॉल के अंदर मिलेगी। फिर जॉल को कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर हम क्या करेंगे 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बजाय हमें क्या डेटा के अंदर मिला हुआ है, क्या कह रहा है कि 1 AU जो बराबर है मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर इक्विवेलेंट है। तो हम डायरेक्ट इसको मास डिफेक्ट को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी रिलीज मिल जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो इसी फार्मूले में पुट करके हम सोल्व करें या फिर इसी फार्मूले के अंदर जो है मास जो है AMU लिख लें तो डायरेक्ट हमारे पास एनर्जी जॉल के बजाय मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास डिफेक्ट आ गया और मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास ये एनर्जी 1 एटॉमिक मास यूनिट इसके इक्विवेलेंट है वो रखा और मास डिफेक्ट हमारे पास अभी हमने मालूम किया। तो एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू मास डिफेक्ट कितना 0.00564 मल्टीप्लाई कर देंगे मास एटॉमिक मास यूनिट के अंदर एनर्जी कितनी आती है 931.5। ठीक है, तो मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है, बेसिकली मेगा का मतलब होता है 10 पावर प्लस का 6 है 0.00564। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 93931.5 क्या हमारे पास कितना आ रहा है 5.25 और 10 पावर प्लस 6 सेम का सेम जिसका मतलब होता है। तो आ गया 5.25 और 10 पावर 6 सेम का सेम। ठीक है, तो 10 पावर 6 होता है किसके बराबर होता है, मेगा के। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5.25 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो हमारे पास एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो कुछ इस तरह से होगी 5.25 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये आ गई रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, उसकी डेटा के बाद रुका है, फार्मूला सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कार्बन 14 न्यूक्लियस अंडरगो बीटा माइनस डिके emitting beta particle electron with negligible mass. Calculate the energy release in this beta minus decay process. The speed of light is approximately 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें क्या मालूम करना है कि बीटा डिके के अंदर होता है कार्बन 14 जो है बीटा डिके माइनस करता है उसके दौरान एनर्जी कितनी रिलीज होती है वो हमें कैलकुलेट करनी है। नंबर 2 की डेटा लिखे तो सबसे पहले क्या है कि कार्बन 14 जो है वो डिके हो जाता है माइनस बीटा डिके के अंदर। तो कार्बन डिके माइनस डिके होता है तो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में एक न्यूट्रिनो पॉजिटिव निकलता है। ठीक है, तो ये तो एक अलग प्रोसीजर है जो कि हम डिटेल में चैप्टर के अंदर देखेंगे, लेकिन हमें क्या करना है कि अगर बीटे माइनस डिके होता है उसके दौरान एनर्जी कितनी रिलीज होती है वो हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या रुका होगा कि कार्बन का जो है एटॉमिक मास यूनिट जो है कुछ इस तरह से इतना मिला हुआ होता है, कांस्टेंट होता है। उसके बाद नाइट्रोजन 14 का जो एटॉमिक मास यूनिट कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और माइनस बीटा डिके यानी होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक मास यूनिट होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गई है डेटा के अंदर एटॉमिक मास यूनिट नाइट्रोजन, कार्बन और बीटा डिके का। तो मालूम क्या करना है एनर्जी, फार्मूला कौन सा लगेगा, मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट यानी E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें यहाँ से मालूम क्या करने का टोटल मास यानी मास डिफेक्ट कितना होता है। तो मास डिफेक्ट के लिए एक फार्मूला होता है कि टोटल मास लिख लें या फिर मास डिफेक्ट कर लीजिए। क्या कर लेंगे, डिके हो रहा है कार्बन एटम तो मास ऑफ कार्बन एटम माइनस कर देंगे ब्रैकेट ओवर मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ बीटा डिके। तो इसी के अंदर हमें मास ऑफ एटॉमिक मास यूनिट हमें डेटा के अंदर मिला हुआ था, उसको पुट किया और इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से मास डिफेक्ट मिल जाएगा। तो मास डिफेक्ट को हम क्या करेंगे स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी रिलीज हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं मास कार्बन 14 में से इस मास को माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या है 14.00324 माइनस कर देंगे ब्रैकेट ओवर 14.00370 प्लस कर देंगे किसमें 0.00054 ब्रैकेट ओवर। तो हमारे पास मास डिफेक्ट कितना आ जाता है 0.00114। ठीक है, तो हमारे पास मास या टोटल मास के लीजिए या मास डिफेक्ट के लीजिए वो हमारे पास आ गया 0.00011। ठीक है 114। ठीक है, तो हमारे पास यू ये आ गया हमारे पास मास डिफेक्ट। अब हम मालूम क्या करना है एनर्जी रिलीज कितनी होगी, E इज इक्वल टू क्या करेंगे मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर।
तो एक तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, मास डिफेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वायर से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जॉल के अंदर। तो हमें जॉल के अंदर या फिर हमें कन्वर्ट करनी है जॉल को फिर मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर, तो ये दो प्रोसीजर हो जाएंगे। तो डेटा के अंदर पहले न्यूमेरिकल्स के अंदर मिला हुआ है कि 1U जो मिला हुआ है कि अप्रॉक्सीमेट जो है 1U जो किसके इक्विवेलेंट है, 1U इलेक्ट्रॉन मास एटॉमिक मास यूनिट कितनी एनर्जी के रिलीज़ होती है, वो होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो हमें मालूम क्या करना है, 900 मास डिफेक्ट कितना है 0.00114 मल्टीप्लाई कर देंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो है फार्मूले का सी स्क्वायर सेम का सेम। तो सी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है 0.00114 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेते हैं 931.5। तो हमारे पास एनर्जी रिलीज कितनी आ जाता है 0.06 और मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट सेम का सेम 0.06 पॉइंट के बाद हम तीन डिजिट ले रहे हैं। तो आ गई हमारे पास, वो आ गई कितनी 0.16 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी बेसिकली बीटा माइनस डीके के अंदर। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 2, उसके डेटा के बाद रुका है फार्मूला, सोल्यूशन किया, सोल्यूशन करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं, न्यूक्लियस अंडरगो गामा डीके इमिटिंग गामा रे फोटॉन विथ एनर्जी 2.00 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ दिस गामा रे। तो हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी और गामा की वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, डेटा लिखे तो हमारे पास एनर्जी डेटा के अंदर मिली हुई है और प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 6.6 10⁻³ जॉल इंटू सेकेंड, ये जॉल के अंदर। इसी को कन्वर्ट करें इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर तो होती है वैल्यू 4.14 10⁻15 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इसको जॉल को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रोवोल्ट, तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू जॉल के अंदर इतनी होती है, इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर इतनी होती है। हमने इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर क्यों रखा, क्योंकि फार्मूले के अंदर जो डेटा के अंदर हमें मिली हुई है वो वैल्यू एनर्जी जॉल में नहीं मिली हुई, इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर मिली हुई है। तो ये एक तो स्टेप ये है कि हम इस इलेक्ट्रोवोल्ट को कन्वर्ट करें जॉल के अंदर, या फिर डायरेक्ट हम प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू जो है इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर ले लें, तो दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेट करना सिंपल सही ईजी हो जाएगा। पार्ट एफ के लिए फ्रीक्वेंसी मालूम के लिए E/H और वेवलेंथ के लिए होता है C/F। तो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है E/H। तो हमारे पास एनर्जी कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 210 पावर कितना मिला हुआ है -10⁻+6 इलेक्ट्रोवोल्ट। और हमारे पास प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, वो है 4.14 10 पावर कितना है -15 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू सेकेंड। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, कोफिशिएंट को एक तरफ लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल की तो एक तरफ लिख लेते हैं, कोफिशिएंट को एक तरफ लिख लेते हैं। ये प्लस माइनस के 15 ऊपर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/4.14 और 10 पावर +6 सेम का सेम, और 10 पावर माइनस का 15 ऊपर चला जाएंगे, हो जाएगी प्लस के 15। और इलेक्ट्रोवोल्ट आपस में कैंसिल हो जाएगी, बाकी बचा पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है पर सेकंड जो कि किलोवाट आता है हर्ट्ज के। तो इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 2/4.14, तो हमारे पास कितना आ जाता है 0.48। और कितनी आ गई हमारे पास 0.48 एक्सपोनेंशियल के 8 कर लेते हैं, 15 + 6 कितना हो जाएंगे 10 पावर कितना हो जाता है 21। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट कितने क्या है हर्ट्ज। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इतनी आ गई। अब पार्ट 2 के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए फार्मूला है C/F। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कांस्टेंट है 3, 10 पावर कितना है 8, और फ्रीक्वेंसी अभी हमने मालूम किया कितनी है 0.48 10 पावर कितना है -+21 हर्ट्ज। तो क्या कर लेते हैं, पहले कोफिशिएंट को एक तरफ लिखते हैं और एक्सपोनेंशियल को एक तरफ लिख लेते हैं। क्या है 3/0.48 10 पावर क्या कर लेते हैं 8 सेम का सेम, ये प्लस के ऊपर चले जाएंगे, कितने हो जाएंगे -21। क्या है 3/0.48, तो हमारे पास कितना आ जाता है 6.25। तो कितना आ गया हमारे पास 6.25, और इनको हम आपस में माइनस करें 21 में से 8 जाएंगे, तो क्या कर लेंगे 21 में से 8 गया, बाकी बचा माइनस क्या है 13। तो 10 पावर कितना हो गया -13। वेवलेंथ का यूनिट 10 पावर कितने हो गए -13। वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो हमारे पास वेवलेंथ कितनी आ गई, वो आ गई 6.25 10 पावर -13 मीटर। तो ये आ गई वेवलेंथ। और रिव्यू कर लेते हैं, यह था क्वेश्चन नंबर 3, उसकी डेटा के बाद रुका है फार्मूला, सोल्यूशन किया, सोल्यूशन करने के बाद पार्ट 1 की फ्रीक्वेंसी की रिज़ल्ट, और उसके बाद पार्ट बी की सिंप्लीफाई किया उसकी रिज़ल्ट।
और सॉल्व करते हैं। इफ नेगेटिव सॉल्यूशन ऑफ अ ड्राक इक्वेशन इज फॉर द इलेक्ट्रॉन देन प्रूव दैट पॉजिटिव सॉल्यूशन फॉर द सेम इक्वेशन इज नॉट फॉर प्रोटॉन ऑफ द सेम मोमेंटम। ठीक है, तो ये मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और हेवी लेवल का है, जो इंटर लेवल के स्टूडेंट के लिए नहीं है। बहुत ही इसका सॉल्यूशन जो होता है उसके लिए हेवी मैथ चाहिए। तो हम सिंपल से इसको प्रूव करेंगे। तो जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और यूनिवर्सिटी लेवल का, इसके लिए मैथ हेवी चाहिए। तो हम सिंपल जो है ड्राक की इक्वेशन को से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है, उसी का एंटी पार्टिकल होता है। एंटी इलेक्ट्रॉन जिस पे चार्ज होती है पॉजिटिव होती है, लेकिन मास सेम होता है। तो पॉल ड्राक वो पहले साइंटिस्ट थे जिसने एंटी मैटर यानी एंटी मैटर की दरियाफ्त की थी। एंटी मैटर का फादर भी कह सकते हैं। चार्ज जो है पॉजिटिव है, बाकी उसका मास और प्रॉपर्टी सारी सेम की सेम है। तो दरअसल क्या होता है कि इसने ड्राक ने जो इक्वेशन दी थी वो इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन के लिए हमें मोमेंटम के थ्रू हमें सेम मिल जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन जो पॉजिट्रॉन है उसका मास सेम है। तो मास सेम होगा तो मोमेंटम सेम होगा। सेम इक्वेशन अगर प्रोटॉन पे अप्लाई करें तो प्रोटॉन के लिए भी रिजल्ट सेम देती है, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन से मवाजना किया जाए यानी कंपेयर किया जाए मास के मुकाबले में तो मोमेंटम इक्वल नहीं होता है। उसको हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो सबसे पहले इक्वेशन कुछ इस तरह से, तो √p² प्लस m²। ठीक है, तो मास है, यहाँ पे हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के मुकाबले में जो है 2000 गुना छोटा होता है, कम होता है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन करें, कह लीजिए कि इसके लिए हम मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इक्विवेलेंट नहीं है, अभी भी दोनों का प्रो इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं द पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन ऑफ अ पोल ड्राक फॉर इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशली बनाया था, एंटी इलेक्ट्रॉन के लिए, के नॉट रिप्रेजेंट द प्रोटॉन बिकॉज देयर मास डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। शो द फॉलोइंग पार्टिकल रिएक्शन सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर एंड बैरियन नंबर। तो ये दोनों इक्वेशन से हमें क्या प्रूव करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है ये इक्वेशन, और लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास दो इक्वेशन है, उनमें से हमें 3 लॉ को प्रूव करना है। क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर को हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम पहले इक्वेशन कर लेते हैं। तो पहले इक्वेशन के अंदर सबसे पहले जो है प्लस है, ये पाए मेजोन है, एक मेजोन पार्टिकल होता है, उसके बाद प्लस पी प्लस प्रोटॉन होता है, इजिकल टू किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक मेजोन के मेजोन में कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, और के मेजोन माइनस में प्लस न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पार्टिकल का ये मेजोन क्या होता है, क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स का मिलकर एक बनाता है मेजोन। उसके बाद होता है बैरियन नंबर, यानी ये बैरियन है, ये इसको प्रोटॉन कहते हैं। इसको हम डिटेल में लेक्चर के अंदर हमने वाजा किया है कि किसको डिफरेंशिएट के सिंबल को हमने इस लेक्चर के अंदर डिफाइन किया है, अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है कि बुक के अंदर क्या क्या कह रहा है कि हमें कंजर्व करना है कि दोनों साइडों की चार्ज जो है इक्वल है या नहीं, कंजर्व है या नहीं, यानी बिफोर एंड आफ्टर चार्ज जो है नेट होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे पाई माइनस है, तो पाई माइनस के लिए चार्ज के लिए हम क्या कर लेंगे, प्लस माइनस का 1 लिख देंगे। उसके बाद प्लस प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होती है, तो उसके लिए +1 इज इक्वल टू सेम की सेम। यहाँ पे के प्लस का है तो प्लस का 1, यहाँ पे के माइनस है तो हम माइनस का 1, और न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों साइडें इक्वल है, नेट चार्ज क्या है, 0 है, तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्व है। तो इसका मतलब ये ट्रू है, इक्वेशन सही है। उसके बाद हमें इसी इक्वेशन पे चेक करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर। बैरियन क्या होता है कि हमारे पास जो बैरियन पार्टिकल होते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्वार्क्स होता है, उनको बैरियन कहते हैं। तो उनके लिए नंबर होता है 1, जो बैरियन नहीं होता है उनके लिए नंबर होता है 0। तो मेजॉन बेसिकली क्या है कि क्वार्क्स होता है, एक क्वार्क्स दूसरा एंटी क्वार्क्स, तो इसके लिए बैरियन नंबर होता है 0, और प्रोटॉन के लिए बैरियन नंबर है +1 इज इक्वल टू सेम का सेम। दूसरा है मेजॉन के लिए बैरियन नंबर 0, और मेजॉन दूसरा है तो उसके लिए भी 0, और उसके बाद न्यूट्रिनो, उसके बाद न्यूट्रॉन भी एक बैरियन नंबर, उसके लिए 1। तो 1 इज इक्वल टू 1, दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पे बैरियन नंबर भी कंजर्व है। उसके बाद हमें चेक करना है इस इक्वेशन को कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर। तो इलेक्ट्रॉन नंबर किसके लिए नंबर होता है, जो फर्मियंस होते हैं, जो पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, या नियॉन हो गया, उनके लिए इलेक्ट्रॉन नंबर होता है 1। तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल मेजॉन है, मेजॉन इलेक्ट्रॉन नंबर नहीं है, उसके लिए 0 होता है। मेजॉन के मेजॉन के लिए इलेक्ट्रॉन 0, और न्यूट्रॉन के लिए नंबर भी 0 होता है। तो 0 + 0 0 हो जाता है, 0 = 0। तो दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर भी ओबे करा है।
तो यहाँ पे इन तीनों लॉ से हम सेटिस्फाई करते हैं कि या कि ये जो रिएक्शन हुआ है उसके बाद जो इक्वेशन बनी है तो वो सही है या गलत है। तो तीनों लॉज वैलिड है, तीनों लॉज कंजर्व है। तो अब आपका सॉल्व करते हैं पार्ट बी को। 2 के अंदर कुछ इस तरह से प्लस पाई इजिकल टू म्यून होता है, एंटी म्यून के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, उसको भी देखेंगे। उसके बाद जो है ये न्यूट्रॉन के लिए सिंबल होता है, ठीक है, न्यूट्रिनो के लिए सिंबल होता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस पर चार्ज क्या है +1 इजिकल टू, इस पे चार्ज है +1 और न्यूट्रॉन पे चार्ज होती है 0। तो दोनों साइड इक्वल है, या फिर इसको कह लीजिए ये प्लस का इधर उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 हो जाएगा 0। तो दोनों साइड इक्वल हो गए, नेट चार्ज 0 हो गए। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है, यानी कंजर्व है, ट्रू है। उसके बाद चेक करेंगे इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर। तो लेप्टॉन नंबर मीजोन के लिए होता है 0 प्लस, और एंटी म्योन के लिए होता है -1 और न्यूट्रिनो के लिए होता है +1। तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे 0। तो दोनों साइड इक्वल है, बिफोर एंड आफ्टर क्या है, कंजर्व है। तो लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व है, तो ये ट्रू। उसके बाद चेक करेंगे बेरियन नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर। तो मीजोन के लिए मीजोन के लिए बेरियन नंबर होता है 0, और उसके बाद म्योन के लिए भी बेरियन नंबर होता है 0, और जो हमारे पास न्यूट्रिनो के लिए भी बेरियन नंबर होता है 0। तो 0 इजिकल टू 0, दोनों साइड इक्वल है, यानी बिफोर एंड आफ्टर 0। तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन बेरियन नंबर भी वैलिड है, ट्रू।